नमो संस्कृताय मित्राणि। संस्कृत एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग अभी इस कर्म कारक के साथ द्वितीय विभक्ति के विभिन्न प्रयोग को देख रहे हैं और इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए चौथे सूत्र को देखते हैं। चौथा सूत्र हमारा है अधिसिंह अस्थासाम कर्म। कहने का मतलब कि अधिसिंह अस्थासाम सूत्र के द्वारा जब सिंह अस्था तथा आस धातु के साथ अधि उपसर्ग हो लगा हुआ हो तो आधार अर्थ में उसकी कर्म संज्ञा होती है, अतएव उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। हम लोग उदाहरण के साथ देखते हैं। हरि वैकुंठम अधिशेते। यहाँ पे सिंह, ये सिंह है, धातु है जिसका अर्थ है सोना, ठीक है, और उसके साथ अधि उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि हरि वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठ में सोते हैं। तो क्या हुआ कि सिंह धातु के साथ अधि उपसर्ग लगा हुआ, इसलिए ये आधार हुआ और इसकी कर्म संज्ञा होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति लगी। स आसंदीम, हम लोग अन्य उदाहरण देखते हैं। स आसंदीम अध्यास्ते, यहाँ भी अस्थि धातु के साथ, जिसका मतलब अस्था मतलब कि जिसमें ठहरना होता है, आस मतलब जिसका बैठना होता है, तो यहाँ पे आस धातु है, अध्यास्ते उसके साथ अधि लगा हुआ है। तो स आसंदीम अध्यास्ते यानी कि वह कुर्सी पर बैठता है, उसके बैठने का आधार क्या है, तो कुर्सी है, तो उसकी भी द्वितीय विभक्ति कर्म संज्ञा होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति लगी। आगे के सूत्र हम लोग देखते हैं। पांचवें सूत्र में उपान बद्ध यांग वश, यानी कि उप अनु अधि और आंग पूर्वक जब बस धातु के साथ जब उसका प्रयोग हो तो आधार की कर्म संज्ञा होती है और उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं पक्षी तरुम उप बसती, चिड़िया पेड़ पर रहती है। तो यहाँ जो ये बसती है उसके साथ उप लगा हुआ है धातु, तो इसमें भी ये भी कर्म संज्ञा हुई और इसके साथ द्वितीय विभक्ति लगी और तरुम उप बसती हो गया। अन्य वाक्य में हम लोग देखते हैं ऋषि बनम अनुबसती, ऋषि वन में रहते हैं। तो यहाँ अनु उपसर्ग लगा हुआ है बसती धातु के साथ, तो इसकी भी द्वितीय विभक्ति हुई, कर्म संज्ञा हुई और द्वितीय विभक्ति हुई और ऋषि बनम अनुबसती हो गया। छठे सूत्र में हम लोग देखते हैं कालाध्वंतो अत्यंत संयोगे, यानी कि जब अत्यंत संयोग या लगाव हो कालवाचक और मार्ग वाचक शब्द में, जब अत्यंत निकटता हो, समीपता हो, संयोग हो किन दोनों के साथ, कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में, तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे क्रोशम सघनम वनम, यानी कि एक कोस तक घना जंगल है, इसमें अत्यंत सहयोग यानी कंटिन्यू बना हुआ है कि एक कोस तक लगातार घना जंगल है। दूसरे वाक्य में देखते हैं भट सप्ताह युद्धम अक्रोध, सिपाही ने 1 सप्ताह तक युद्ध किया। यहाँ ये कालवाचक का उदाहरण है कि सिपाही मतलब बिना रुके 7 दिन तक युद्ध किया, तो इसमें अत्यंत सहयोग है कालवाचक और मार्गवाचक में, तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति लगी। हम लोग एक अन्य सूत्र को देखते हैं, 7वें सूत्र को। अभित परित सम्या निक्सा हा प्रतियोगे च, यानी कि उपयुक्त शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन कौन से शब्द है वो? अभित, जिसका अर्थ होता है चारों ओर, परित मतलब परित का मतलब भी चारों ओर होता है, सम्या का मतलब समीप होता है, निक्सा का मतलब भी समीप होता है। तो हम लोग इसके 1-2 प्रयोग को देख लेते हैं। अभित चारों ओर, गृहम अभित वृक्षा सन्ति, यानी कि घर के चारों ओर पेड़ है। सम्या समीप, तडाग सम्या वाटिका वर्तते, तालाब के समीप फुलवारी है। अब हम लोग 8वें सूत्र की ओर चलते हैं। अंतरा अंतरेन युक्ते, यानी अंतरा का अर्थ होता है बीच में और अंतरेन का अर्थ होता है बिना। इन दोनों शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रामम लक्ष्मणम च अंतरा सीता गच्छति, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जाती है। ज्ञानम अंतरेन न मोक्ष, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। और इसके अलावा भी कुछ स्थान ऐसे हैं जिनके साथ द्वितीय विभक्ति होती है, जिनका अभी मैं जिक्र नहीं कर रही हूँ। मोटे तौर पे आप जान लें कि जो भी गति अर्थ में धातु होती है, जैसे चलना, हिलना, जाना आदि, ये इन अर्थों वाली धातुओं के साथ भी द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे ग्रामम गच्छति, वनम विचरति, तृप्तिम गच्छति, स्मृतिम गच्छति आदि। इस प्रकार हम लोगों का कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे संपन्न हुआ। अब हम लोग आगे के क्लास में
करण कारक और तृतीया विभक्ति को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।